ठीक है, सुनो क्या क्वेश्चन था एक बार बोल दो। एल शेप में, ठीक है, बात नहीं भाई सुनिए, एल शेप था ना इसका, तो ऐसे कुछ बना था 0,0, ये कितना था 2, ये 1, वो तो देख के पता चल जाएगा आपको, ठीक है। कितने ये सब मतलब देखने से पता चल रहा है कि सबका लेंथ 1 है और हाइट मतलब लेंथ ब्रेथ सबका 1 है, ठीक है। तो एक ये C1 हो गया, C2 हो गया और ये हो गया C3, ठीक है, 3 मासेस हो गए। चलिए हम लिख लेते हैं ऐसे C1, C2 एंड C3, ठीक। एक x एक्सिस और एक y एक्सिस, कोऑर्डिनेट लिख लेंगे तीनों के, तभी तो हमें पता चलेगा, क्योंकि हमें तो फॉर्मूला लगाना है XCM का और किसका YCM। कितने केजी का टोटल था 3 केजी, तो इसका मतलब देखो सबका लेंथ ब्रेथ सेम है, तो क्या एक एक केजी के तीनों बढ़ जाएंगे, मतलब M1 M2 M3 की वैल्यू 1 1 1 है, लिखने की ज़रूरत तो है नहीं, समझ गए हुए, ठीक है। चलो C1, इसका सेंटर ऑफ मास क्या आधे पे लाई किया x एक्सिस में और y में भी आधे। देखो ध्यान से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 1,1, मतलब x में 1 चला और y में भी 1 चला, तभी तो यहाँ का कोऑर्डिनेट है। तो इसका लेंथ भी x है, ब्रेथ भी 1 है, लेंथ 1 ब्रेथ 1, मतलब इसमें 1/2 तो इसमें भी, तो 1/2 1/2 मिल गया, x1 y1 मिल गया है इसका। चलो ठीक है सर, इसी तरह इसमें आइए। अब इसमें देखो ओरिजिन तो यही है ना, तो यहाँ से कंसीडर करना है सब कुछ, तो यहाँ से देखो कंसीडर किए तब ये 1/2 था और ये 1/2 था, मगर इसका सेंटर ऑफ मास क्या ये 1 और आधा क्या 1.5 हो जाएगा, मतलब क्या 3/2, किस एक्सिस में x एक्सिस, मगर क्या y एक्सिस में तो बस आधा ही चला है, तो 1/2, ठीक है। C3 में आते हैं, C3 का केस जब लेंगे तो इसमें देखिए हम कितना चले हैं x एक्सिस में, अरे C3 यही है तो x एक्सिस में, मगर y एक्सिस में क्या 1 और आधा 3/2, बस खत्म। M1 x1 प्लस M2 वो भी 1 है, x2 प्लस M3 वो भी 1 है, और ये कितना है 1/2 अपॉन में M1 प्लस M2 प्लस M3। YCM आते हैं तो 1 इंटू M1 इंटू Y1 प्लस M2 इंटू में क्या भाई प्लस 1 इंटू में 3/2 अपॉन में 1 प्लस 1 प्लस 1, यही होगा ना। अब क्या सॉल्व कर लोगे इसको, तो कर ही लोगे, सेम आ रहा है ना, ठीक है। x एक्सिस y एक्सिस, तो ये हो जाएगा सर 2 2 3 2 5 5/2 अपॉन 3, यही होगा ना, 3 2 जा 6 मतलब 5/6, सेम कहानी 5/2 भाई, कितना फ़ोन कर रहा है भाई 6, तो ये कितना 3 है, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 5/6, ठीक है। क्वेश्चन किया जाए अब दूसरा। देखो एक मैंने आपको कॉन्सेप्ट कल बताया था M1 R1 इज इक्वल टू M2 R2 का, ठीक है। उस पर थोड़ा सा एक क्वेश्चन लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, मतलब कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो सुनिए थोड़ा ध्यान से, वो पहले कॉन्सेप्ट समझिए। मान लीजिए मुझे बोला गया कि RCM सेंटर ऑफ मास दिया गया है, ठीक है। पहले ये समझो, जो कल बताया था वो तो ठीक है सर, M1 R1 इज इक्वल टू क्या होता है
m2r2। ये प्रूव करके भी दिखाया था। इधर से चला था तो r1, इधर से चला था तो क्या लिया था r2। तो m1 और r1 की वैल्यू रखा होगा आपने तो कितना हो गया होगा m2 इंटू में कितना r अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, इधर कितना है m2 और r2 की वैल्यू रखा होगा तो कितना होगा m1 r अपॉन में m1 प्लस m2। तो दोनों तो सेम दिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब m1 r1 किसके इक्वल होगा m2 r2 के। ठीक है, चलिए अब थोड़ा एक कॉन्सेप्ट समझिएगा कि RCM इज इक्वल टू होता है कितना m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन में m1 प्लस m2। और भी होता तो हम ऐसे लिख सकते थे। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि सेंटर ऑफ मास में चेंज किया जाए, मतलब चेंज हो रहा है, तो अगर बताओ सेंटर ऑफ मास में चेंज कैसे हो सकता है, तो थोड़ा ये कॉन्सेप्ट समझो। जैसे मान लो 2 kg का मास है और यहाँ पे मैं 6 kg का मास रख दिया, या मान लो यहाँ 4 kg का है और यहाँ 6 kg का मास है। अब इनका कहीं सेंटर ऑफ मास रहा होगा, आपके हिसाब से कहीं रहा होगा, मान लेते हैं इसी के पास रहेगा, 6 के पास ही रहेगा। तो अभी फ़िलहाल में यहाँ है इसका RCM। अब कितना है वो मैं नहीं निकालना, बस कॉन्सेप्ट देखो। यहाँ रहा होगा, मान लो कोई बंदा आया, इनके बीच का डिस्टेंस दिया है कि 10 सेंटीमीटर या 1 मीटर 2 मीटर कुछ भी है। कोई बंदा आया, इसको 2 सेंटीमीटर और बढ़ा दिया, 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस था, 2 सेंटीमीटर और 6 को राइट साइड में मूव करा दिया। तो अगर ये 2 सेंटीमीटर आगे चला जाएगा तो क्या सेंटर ऑफ मास अपने पोजीशन को चेंज करेगा? राइट सी बात है, अब वहीं नहीं रहेगा। अब सोचो, ये पहले कितना 8 मान लेते हैं, 8 सेंटीमीटर था इनके बीच में डिस्टेंस। अगर कोई बंदा आया, इसको उठा के अब देखो क्या कर दिया, यहाँ बना दिया 6 kg वाले को, तो एग्जैक्ट कितना बढ़ गया, 2 सेंटीमीटर बढ़ा। तो 2 सेंटीमीटर बढ़ने से क्या सेंटर ऑफ मास जो पहले जहाँ था क्या वहीं रह जाएगा? नहीं, क्या वो अभी भारी की तरफ भागेगा ना? तो भारी तो यही है 6, इधर तो 4 ही kg चल रहा है, तो वो शिफ्ट होगा। कितना शिफ्ट होगा, अब ये तो निकालना पड़ेगा सर, कितना शिफ्ट होगा नहीं पता, तो वो हमें फाइंड आउट करना है। और यही क्वेश्चन आता है आपसे कि अगर किसमें हम इस मास को इतना आगे ले जाएं, इतना पीछे लाएं, तो सेंटर ऑफ मास में कितना चेंज हुआ, मतलब उसका पोजीशन कहाँ चला गया, चेंज होके कहाँ पे आ गया। समझ गए हो ना? चेंज होने का मतलब है कि RCM अपने पोजीशन को चेंज कर दिया। तो RCM अपने पोजीशन को चेंज तभी कर सकता है जब मास ये चेंज हो, चाहे ये चेंज हो। तो ये इधर जाएगा, हो सकता है इसको भी बोल दे एक क्वेश्चन में आगे पीछे करने में, तो तुम फॉर्मूला बना लोगे तो सब कर सकते हो। तो सर फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो थोड़ा ध्यान से देखिए। अगर मैं चेंज करूं मास में तो क्या मैं लिख सकता हूं, अरे चेंज को क्या है, यही लिखा जाता है ना, डी मतलब चेंज या डेल्टा, यही होता है। तो DRCM इज इक्वल टू मास M1 तो चेंज नहीं होगा, वो तो M1 रहेगा, मगर क्या R1 का पोजीशन चेंज हो सकता है? तो क्या DR1 हो जाएगा, नया पोजीशन जो चेंज होके आया, प्लस M2 और मास में जो नया चेंज होके आया क्या हुआ, DR2 अपॉन में कितना M1 प्लस M2। क्या ये कॉन्सेप्ट लगाया जा सकता है? समझ रहे हो? क्लियर? अब क्या इस पे क्वेश्चन दे तो बन जाएगा? चलो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बेसिक सा भी लेते हैं, लैंग्वेज नहीं, अभी ऐसे ही क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, पहले इसी क्वेश्चन को करिए। सपोज दैट क्वेश्चन है, एक मास वही जो 4 kg और 6 kg लिए थे, चलो उसी को करो। एक मास है 4 kg 6 kg और इनके बीच का डिस्टेंस दिया है 8 सेंटीमीटर। बोला है इफ 6 kg मास मूव राइट साइड बाय 2 सेंटीमीटर then find the change in तो चेंज इन सेंटर ऑफ मास निकालने में M1 M2 एक सेकेंड रुकना। If the 6 kg mass move right side by the 2 centimeter, ठीक है, then find the change in a position of center of mass।
क्वेश्चन है इफ द 6 kg मास मूव राइट साइड बाई 2 सेंटीमीटर। अच्छा अभी रुक जाओ, फाइंड द चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने से अच्छा एक क्वेश्चन इसमें बनाते हैं, थोड़ा सा भी लो लेवल रखो। राइट साइड बाई 2 सेंटीमीटर, देन हाउ मच 4 kg मूव देन सेंटर ऑफ मास डज नॉट चेंज। क्वेश्चन घुमा दिए, पहले लिख लो, समझा रहे क्या। क्वेश्चन में मैंने बोला कि 6 kg का मास है और ये 4 kg का मास है। 6 kg मास को कितना आगे ले गया गया है? 2 सेंटीमीटर। कितना आगे ले गया गया है? 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर जब इसको आगे ले जाएंगे तो सोचो सेंटर ऑफ मास पहले कहीं रहा होगा, यहाँ मान लेते हैं RCM रहा होगा। जब इसको 2 सेंटीमीटर आगे ले जाएंगे तो क्या सेंटर ऑफ मास भी आगे जाएगा? मगर उसने बोला है क्या? उसने बोल दिया कि सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि 4 kg को भी आगे पीछे कर दिया गया। हो सकता है ना ऐसा, जैसे मानो ये है 6 का, ये है 4 का, यहाँ हो गया सेंटर ऑफ मास, ठीक। कितना आगे बढ़ाएं अगले केस में? 2। अभी मान लो इसकी पोजीशन को तुम चेंज नहीं किए और ये 2 सेंटीमीटर आगे चला गया तो क्या सेंटर मास खिसकेगा? तो सेंटर मास खिसक गया तो इसका मतलब थोड़ा सा इसको और पास ला दें, तब नहीं होगा। क्या इसको और दूर ले जाएं? सोचो इसको अगर मैं दूर कर दूं तो क्या सेंटर मास धीरे 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 थोड़ा सा और दूर आएगा? क्योंकि इधर भारी होता जा रहा है ना अब भाई, लेंथ बढ़ती जा रही है। भले से ठीक है सर ये भारी इधर है, मगर जब ये दूर जाएगा, तुम खुद सोचो, यही पेन है, इस पेन में कैप यहाँ लगा है। सोचो अगर एक हल्के से डंडे में बांध के उस कैप को और दूर यहाँ कर दें तो क्या पेन ऐसे ऐसे नहीं झुकने लगेगा? मतलब थोड़ा थोड़ा सेंटर मास क्या उधर 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 शिफ्ट होने लगेगा ना। तो वही ये 4 kg को और इधर कर दें, क्या धीरे धीरे फिर अपनी जगह पे आने लगेगा और एक समय ऐसा आएगा कि ये कहाँ आ जाएगा? अपने जो ओरिजिनल पोजीशन था क्या वहीं आ जाएगा। मतलब सेंटर ऑफ मास में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो आर को कब ऐसा हुआ? जब इसको तो 2 बढ़ाए ही हो तो इसको भी तो मूव कराए हो, तो कितना कराए हो? क्या यही पूछा है क्या? हाउ मच। समझ रहे इतनी बात? अब ये निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? क्या वही फॉर्मूले पे जाएंगे? सर RCM इज इक्वल टू क्या M1DR1 प्लस M2DR2। सर कैसे इस फॉर्मूले से निकल जाएगा? थोड़ा बताइए। चेंज इन अ सेंटर ऑफ मास कितना है? अरे सेंटर ऑफ मास में कोई चेंज नहीं है तो DRCM कितना हो जाएगा? 0। तो M1 कितना है सर? 4 इंटू DR1 तो पता ही नहीं है, यही तो निकालना है ना, प्लस ये कितना है? 6 और ये कितना? 2 सेंटीमीटर है ना, अपॉन में M1 प्लस M2 तो कितना हो जाएगा? नीचे कुछ भी इधर जाके क्या हो जाएगा? 0। अरे तो 0 ही होना है, मल्टीप्लाई होके। देन 4DR1 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। क्या इधर चला जाएगा? देन 4DR1 इज इक्वल टू माइनस, तो कट गया। देन DR1 इज इक्वल टू -3। -3 का मतलब क्या इधर ही तो जा रहे हो, प्लस मतलब इधर, माइनस मतलब इधर, मतलब 4 को इधर ले जाना पड़ेगा। कितने सेंटीमीटर से? 3 सेंटीमीटर से। क्लियर है? तो बस देखो कॉन्सेप्ट में वही फॉर्मूला लग रहा है। अब एक कॉन्सेप्ट यही भी पढ़ा है आपने सर, M1R1 इज इक्वल टू M2R2। अगर सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं हो रहा है तो आप सीधे वही फॉर्मूला लगा दो। क्या ये सब इतना करने की ज़रूरत है? नहीं सर, हमने पढ़ा है कि सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं हो रहा है तो M1R1 किसके इक्वल हो जाएगा? M2R2 के। सर M1 की वैल्यू कितनी है? 4। R1 नहीं पता है, M2 कितना है? 6 और ये कितना है? 12। तो R1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 सेंटीमीटर। और दिमाग से तो बता ही सकते हो कि किधर जाएगा, इधर आएगा, तो साइन आगे क्या लग जाएगा? माइनस। तो M1R1 इज इक्वल टू M2R2 कॉन्सेप्ट फिट बैठ गया। मतलब इस फॉर्मूले से हम लिख सकते हैं अगर सेंटर ऑफ मास में कोई चेंजेस नहीं है, और नहीं तो ये फॉर्मूला याद रखो, इसी से सब सॉल्व हो रहा है। ठीक है, कर लोगे अब मान लो इसमें मैंने अभी क्वेश्चन थोड़ा सा वो चेंज किया था। जो पहले क्वेश्चन दे रहा था कि 6 kg को मैंने मूव करा के 2 सेंटीमीटर पे कर दिया तो सेंटर मास कितना चेंज होगा, तो कर लोगे।
अब M1R1 इज इक्वल टू M2R2 पे नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि सेंटर मास चेंज हो रहा है, और जब चेंज हो रहा है तब तो सिंपल फार्मूला लगेगा ना। तो कित क्या बज रहा है भाई? कहीं ये बजने लगा फ़ोन। ठीक है, चलो देखो, अगर हम बात करें मतलब जैसे हमने बोला कि सेंटर ऑफ मास अपने पोजीशन को अगर चेंज कर दे रहा है, तो चेंज कर रहा है तो सिंपल सी बात है कि हम इस फॉर्मूले में M1R1 इज इक्वल टू M2R2 की जगह हम यही फार्मूला यूज करेंगे, क्योंकि उसमें सेंटर ऑफ मास चेंज होने का मतलब इसकी वैल्यू गिवन होगी, यही निकालनी होगी, या हो सकता है ये गिवन हो। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन बना लेते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, यहीं पे लिख देता हूँ, फार्मूला नोट कर लिए होगे। लिखिए क्वेश्चन। मान लीजिए हमारे पास एक 5 केजी का मास है और एक मान लीजिए 8 केजी का मास है। इनके बीच में डिस्टेंस को मैं ले लेता हूँ 15 सेंटीमीटर ले लेता हूँ, और मैंने पूछा इफ़ 5 केजी मास मूव राइट साइड बाई 2 सेंटीमीटर, या 3 ले लो, 3 सेंटीमीटर, देन फाइंड द न्यू पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बताइए, देन फाइंड द न्यू पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। जल्दी बताओ। आ गया? सब कर लोगे बस। 5 केजी वाले मास को कितना मूव कर दिया गया है? राइट साइड बाई 3 सेंटीमीटर, देन फाइंड द न्यू पोजीशन ऑफ द सेंटर मास। तो क्या DRCM निकालना है? तो बस सिंपल सी बात है भाई, DRCM क्या नया चेंज इन सेंटर ऑफ मास का पोजीशन है ना। M1 कितना है? 5, और किधर राइट चलेंगे तो प्लस लिया जाएगा। ध्यान देना, इसमें प्लस माइनस लेना पड़ेगा आपको। राइट चल रहे हो मतलब इधर एक्स पॉजिटिव होता है ना, तो प्लस में 3 प्लस। सर ये कितना जा रहा है? तो ये तो कहीं पोजीशन चेंज ही नहीं कर रहा है अपना। अरे इसमें कोई पोजीशन में चेंज हो रहा है? नहीं, तो 8 इंटू कितना हो जाएगा? 0, और 8 5 कितना हो जाएगा? 13, देन 5 3 जा 15/20। बस लिख दो, ख़त्म। कुछ नहीं है भाई, पोजीशन नया ये आ जाएगा। पहले सर पता ना कितना रहा होगा, नया चेंज इतना आ जाएगा 15/13। क्लियर है? तो फॉर्मूला यही लगेगा, चाहे अब इसमें दोनों को मूव करा लो, आगे पीछे ऊपर। बस 2 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अब ये मत सोचना कि सर ये मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन तो नहीं है, नहीं, ये बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास मूव तो कर रहा है मगर उसकी वेलोसिटी मैंने नहीं पूछा है। वेलोसिटी पूछूंगा तब वो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन होगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे ये भी आता है कि व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो वो अभी हम नहीं कर रहे हैं, अभी तो बेसिक सेंटर ऑफ मास पढ़ रहे हैं। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन आप बना लेंगे। अब आइए थोड़ा कॉन्टिन्यूस मास सिस्टम पे। कॉन्टिन्यूस मास सिस्टम में आपको मैं कुछ बता देता हूँ और कुछ आप करेंगे। कॉन्टिन्यूस मास सिस्टम में रॉड हो गया था ना। मैं पूरा डेरिवेशन नहीं बताऊंगा, बताऊंगा तो बताते रह जाऊंगा। देखो भाई, कॉन्टिन्यूस मास सिस्टम याद होगा आपको। सर कॉन्टिन्यूस मास सिस्टम में हमें क्या होता है कि कोई रॉड ले लीजिए, कोई रिंग ले लीजिए, कोई डिस्क ले लीजिए, कोई लेमिना ले लीजिए, ऐसे चीज़ों पे मास कॉन्टिन्यूसली फैला हुआ है। वो सब मास डिस्ट्रीब्यूशन अगर हर जगह बराबर हो, इक्वल हो, तभी तो कॉन्टिन्यूस मास सिस्टम में आएगा हो। तो कॉन्टिन्यूस जब भी आता है तो सर ये थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे हम सिग्मा रूल यूज करते थे और यहाँ पे हम इंटीग्रेशन रूल यूज़ करते हैं। तो बस यही थोड़ा चेंज होगा, और इंटीग्रेशन का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। तो सर इसमें कुछ
जो इम्पोर्टेंट है वो हम पढ़ेंगे, बट हम आपको 3-4 फिगर का बता दे रहे हैं, बाकी आप घर पे जाके उसका डेरिवेशन करिएगा। डेरिवेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर जेई वाले क्वेश्चनों में प्रॉब्लम ये फंसता है, मैं बार बार बताया हूँ कि आपको क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूले बेस पे नहीं देता है, वो बीच में से कहीं उठा के देगा, फिगर के बीच से ही। तो जब तक डेरिवेशन का कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे, मान लो हम तुमको सिखा दिए, मान लो मैंने तुमको लेमिना निकालना सिखा दिया, ठीक है, लेमिना मतलब एक ऐसे प्लेट ऐसे निकालना सिखा दिया, और मान लो मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछ दिया कोन का, तो जब तक ये नहीं पढ़े होगे तब तक ये नहीं होगा। सेम कहानी इसमें भी वही अप्लाई होगी, बस एक बेस ही तो आया है, बाकी ये 2D फिगर में रहेगा सर, ये 3D में रहेगा। अगर ये सॉलिड है तो इसके अंदर क्या भर जाएगा, अरे ये क्यूब अंदर भी मटेरियल रहेगा, और इसमें तो केवल सर सरफेस एरिया पे रहेगा, मतलब इसमें सिग्मा बस आएगा और इसमें क्या आएगा, रो आएगा, ठीक है। और बाकी चीज़ें क्या होंगी सर, एक बेस बन गया है, तो थोड़ा बहुत लिंक कर रहा है। और बात ये है कि अब इसमें जो प्रॉपर्टीज़ जहाँ जहाँ ये लगी है, इसमें भी वही प्रॉपर्टीज़ लगनी है। तो डेरिवेशन आपको क्या होना चाहिए, आना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप डेरिवेशन रट लीजिए, नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। नीट वालों के लिए बस फार्मूला मेन है, फार्मूला वो देख लेंगे, फार्मूला याद रख लेंगे, मगर अभी बेसिक 2-3 का डेरिवेशन तो तुम्हें करना पड़ेगा। और ये डेरिवेशन नहीं है, एक तरह से क्वेश्चन ही है। तो कॉन्टिन्यूस मास सिस्टम में बस तुम्हें 3 चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। एक तो पढ़ाई जाएगी लेमडा, जो बता दिया हूँ पहले का, एक पढ़ाई जाएगी सिग्मा, और एक पढ़ाया जाएगा रो। लेमडा मतलब लीनियर मास डेंसिटी, और एक क्या होता है, सरफेस पे होता है मास, सरफेस मास डेंसिटी, और एक वॉल्यूम मास डेंसिटी, ठीक है, वॉल्यूम मास डेंसिटी। अगर सरफेस पे मास होगा, लेमडा मतलब इसके किसी रॉड के 1 यूनिट लेंथ पे कितना मास है, तो मास पर यूनिट लेंथ। सिग्मा मतलब किसी लेमिना के एरिया पे, 1 यूनिट एरिया पे कितना मास है। और अगर 3D फिगर में आया तो किसी सॉलिड फिगर के अंदर, किसी सॉलिड के अंदर उसके 1 यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, यही M/L, M/A, M/V यही कहलाता है। इन्हीं को लेमडा, सिग्मा एंड रो कहते हैं। और सब ये एक एक यूनिट की बात करता है, 1 यूनिट के मास की बात कर रहा है। 1 यूनिट का मास लेंथ पे, 1 यूनिट का मास एरिया पे, 1 यूनिट का मास वॉल्यूम में, ठीक है। तो 1 यूनिट का मास लेंथ में कितना होगा, M/L। अब 1 यूनिट का पता होगा तो 10 यूनिट का बता ही दोगे भाई। 1 यूनिट का अगर दाम हम बोल रहे हैं कि 2 रुपये है, तो 10 यूनिट का दाम 20 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो 1 यूनिट निकालने का फॉर्मूला इसने दे दिया, बाकी 2 यूनिट का आप निकाल सकते हो। तो कॉन्टिन्यूस मास सिस्टम में बस यही आता है। अब इसी के हेल्प से हम डिफरेंट फिगर्स का निकालेंगे सेंटर ऑफ मास, जिसमें पहला हम ले लें, देखो अगर हम केवल रिंग देते हैं, रिंग, तो रिंग में तो सर सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे लाई करेगा, ये एक रिजिड बॉडी कहलाती है। तो अभी रिजिड बॉडी अलग पढ़ेंगे, बट सपोज करो, समझ रहे हो ना, सेंटर ऑफ मास रिंग का कहाँ होगा, अरे आपके साइकिल का पहिया रिंग है तो उसका सेंटर ऑफ मास वहीं पे तो चेन चढ़ता है। ऐसा थोड़े कि यहाँ लग गया है चेन चढ़ने वाला सिस्टम, जहाँ सेंटर ऑफ मास है वहीं पे लगा है ये, मतलब चारों तरफ से, क्या ये आर ही कहलाएगा ना, तो एकदम बीचों बीच में होना चाहिए, ये सेंटर ऑफ मास है। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया, रिंग है तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, ज्योमेट्रिकल जो सेंटर होगा उसका वहीं पे। ज्योमेट्रिकल सेंटर का कुछ भी हो सकता है, वह रिंग छोटा है तो ज्योमेट्रिकल सेंटर ये है, बड़ा रिंग कर दिया तो क्या ज्योमेट्रिकल सेंटर अभी भी ये हो सकता है, मगर इधर बना दिया तो क्या सेंटर बदल जाएगा। तो ज्योमेट्रिकल जहाँ सेंटर है उसका सर वहीं पे होगा, ठीक है। बट सपोज करिए मैंने आधा रिंग काट दिया, अब क्या सेंटर ऑफ मास चेंज करेगा अपने आप को, जाहिर सी बात है सर। अब सर ध्यान से सुनिए, सेंटर ऑफ मास सर चेंज कैसे करेगा अभी निकालते हैं, मगर देखो क्या अभी भी एक्स एक्सिस में तो यहीं रहेगा, मगर क्या वाई एक्सिस में देखो ऊपर वाला हिस्सा बचा है मगर नीचे वाला तो गायब हो गया, तो नीचे वाला तो हल्का हो गया है, क्या नीचे का पूरा मास ऊपर शिफ्ट हो गया, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास क्या कहीं ऊपर चढ़ते हुए जाएगा, कहीं यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, पता न कहाँ आएगा मगर आएगा। अब ये कितना डिस्टेंस है वाई में, क्या निकालना पड़ेगा ये।
यही वाई निकालना। अभी वाई कितना आएगा अभी बात करेंगे, वो तुम्हें पता है 2r/पाई होता है उसमें सेमी सर्कुलर रिंग का, तो फॉर्मूला याद रखोगे उसका, ठीक है। तो ये वाई हमें फाइंड आउट करना है। एक्सीएम तो 0 हो गया, तो कैसे निकलेगा उसके लिए हमें इनके हेल्प पे लेना है, मतलब जाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसमें हेडिंग क्या डालते हैं, सेमी सर्कुलर रिंग। क्या सेमी सर्कुलर रिंग ही था ना वो, बताइए। सेमी सर्कुलर रिंग बनाते हैं, देखिएगा थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। रिंग है भाई, ये है सेमी सर्कुलर रिंग। क्या इसमें एक्स एक्सिस का सेंटर मास तो यहीं लाई करेगा, मगर वाई एक्सिस का सेंटर मास हमें नहीं पता है। वाई निकालना है, तो वाई निकालना है तो इसका मतलब क्या, वाई सी एम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, यहाँ मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी ना भाई, मैं इधर लिखूँगा, फिर उसको यहाँ पे आप कंसीडर करेंगे। मतलब वाई सी एम कितना होगा, तो वाई सी एम सर होता है, पहले तो देखो कॉन्टीन्यूअस है, तो कॉन्टीन्यूअस का फॉर्मूला याद होगा आपको सर, वाई इंटू डी एम अपॉन इंटीग्रेशन में क्या था, डी एम। क्या यही था ना वाई सी एम का फॉर्मूला, क्योंकि कॉन्टीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है। मास क्या पूरे लेंथ, अच्छा यहाँ मास नहीं है, ये तो बस ऐसे लाइन दिया गया है। मास तो पूरा केवल सेमी सर्कुलर रिंग तो केवल ऐसे ही होता है ना, ये बस यही है ना। तो सारा मास तो यहीं बैठा है, लाइन से लाइन से लाइन से मास बैठा है, बैठा बैठा बैठा। तो मैं क्या करूँगा, सुनिए, मैं एक छोटा सा यहाँ पे लेंथ कट कर लूँगा, छोटा सा, बस ऐसे समझो, ये लेंथ कट कर लिया, क्योंकि ऐसे देखो ये लेंथ ऐसे 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 मास फैला है, तो एक छोटा सा लेंथ का मास कट किया, और उस मास का सेंटर से ऐसे मैंने एक आर्क बना दिया। यहाँ से कितना ऊपर जाके मास की कट किया हूँ, थीटा। कितना ऊपर मास जाके कट किया हूँ, इस एक्सिस से कितना ऊपर गया हूँ, थीटा गया हूँ। तो सर अगर मैं थीटा ऊपर गया हूँ, तो एक बात बताइए, इसका कितना कंपोनेंट बनेगा, एक तो एक्स में बनेगा और एक वाई में। तो क्या वाई वाला कंपोनेंट क्या यही कहलाएगा, क्या कहलाएगा। और सर ये कितना होगा, तो ये देखो थोड़ा ध्यान से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, अरे रेडियस ही तो होगा। अरे ये भी रेडियस है, ये भी है, ये भी सब रेडियस ही तो, सेंटर से जो लाइन जाएगी सब रेडियस ही तो कहलाएगी। तो क्या ये रेडियस का ही तो कंपोनेंट लिखोगे, तो ये नीचे आर साइन थीटा होगा, सॉरी आर कॉस थीटा होगा, और ऊपर कितना होगा, आर साइन थीटा। क्या यही आर साइन थीटा ही तो यही है ना, मतलब इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, क्या यही वाई है क्या। अरे वाई एक्सिस में कितना ऊपर जाके तुमने छोटा सा मास कट किया है, डीएम, और डीएम मास जो कट किया है वो कितना ऊपर गए हो, वाई, और वाई की वैल्यू कितनी है, आर साइन थीटा। क्योंकि हमें जब सेमी सर्कुलर रिंग देगा ना, तो बस आर देगा, वो केवल क्या देगा, उसका रेडियस आर देगा। तो हमें क्या करना होगा, हमें तो आर दे दिया, अब हमने क्या किया, हम उसी में थोड़ा सा ऊपर जाके एक छोटा सा मास डीएम कट किए हैं, और ये जो छोटा सा मास कट किए हैं वो कितना ऊपर जाके कट किए हैं, तो मैंने बोला थीटा एंगल चले हैं। थीटा मैं इसलिए लिया हूँ, अभी समझ में आएगा, थीटा में जब चला हूँ तो मुझे ये डिस्टेंस मिल गया, क्योंकि आर साइन थीटा हुआ। अब सुनो, क्या ये डीएम यहाँ से चलना स्टार्ट किया होगा, और यहाँ से चलते 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 क्या यहाँ तक आया होगा, आया होगा ना। यहाँ से चलते चलते, थोड़ा इसको ऐसे बना, यहाँ से चलते 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 यहाँ तक आ गया होगा। मतलब तुम जीरो से स्टार्ट किए हो, एंगल देखो ये यहाँ रहा होगा जीरो से, और उठाते उठाते कितने डिग्री तक घुमा के लेके आ गए हो, यही थीटा। क्या 0 डिग्री से 180 आ रहा है क्या, क्या पूरा इसका मास कवर हो जाएगा। मतलब वेरिएबल कौन है, दो वेरिएबल आ रहा है सर। देखिए वाई, क्या वाई यहाँ 0, फिर बढ़ा फिर बढ़ा फिर बढ़ा फिर बढ़ा फिर बढ़ा फिर बढ़ा, और फिर क्या वाई घटा 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 घटा, और क्या चेंज हो रहा है, थीटा चेंज हो रहा है। तो वाई की वैल्यू तो आर साइन थीटा लिख ही लिए हो, वाई तो हट ही गया है, वाई की जगह पे क्या आ गया है, आर साइन थीटा। तो वेरिएबल ओनली थीटा ही दिखेगा ना तुम्हें, ठीक है। तो वैल्यू उठा के इसमें रख देते हैं सर। देन वाई सी एम इज इक्वल टू, वाई की जगह पे क्या रख दें, इनटू में क्या है, डीएम, और डीएम 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 इंटीग्रेट करके तो मास टोटल एम ही आ जाएगा ना। तो इसको 1 क्या एम लिख सकते हैं, अरे इस पे डीएम 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 क्या टोटल मास एम आ जाएगा। अब देखो क्या है मुद्दा, बस अब यहीं से फंसा, सर वेरिएबल क्या है और
डेरिवेटिव क्या आ रहा है, डी एम। क्या इंटीग्रेट हो पाएगा, नहीं सर। अगर थीटा है तो डी थीटा आना चाहिए, एक्स है तो डी एक्स आना चाहिए, यही होता है ना। तो सर यहाँ थीटा है तो डी एम नहीं होना चाहिए, और इंटीग्रेशन 0 से कहाँ तक कर रहे हो, पाई तक, मतलब 180 तक। तो हम क्या करेंगे, सुनिए। अब डी एम को हटाने के लिए मैंने बोला था कि जो चीज़ हमें जाननी है मैं इधर लिखूँगा। सर मैं लैम्डा मुझे पता है, पूरे इस सेमी सर्कुलर रिंग का लैम्डा कितना होगा, मास पर यूनिट लेंथ। अरे लेंथ पे ही तो फैला है मास, तो लैम्डा ही तो लेंगे। तो मास पर यूनिट लेंथ, सर इसका लेंथ कितना होगा, पूरा रहता तो 2 पाई आर, आधा है तो पाई आर होगा, ठीक। अच्छा जो छोटा सा ये मास तुम कट किए हो, इसका डीएम कितना होगा, मतलब लैम्डा। क्या इसके डीएम अपॉन इसका लेंथ लिया जाएगा। अरे क्या होता है लैम्डा, मास पर यूनिट लेंथ। तो मैंने बोला पूरे रिंग का, ये सेमी सर्कुलर रिंग का लैम्डा हो गया एम अपॉन पाई आर, और जो तुमने यहाँ कट किया है इसका लैम्डा लेना है, तो इसका लैम्डा क्या होगा। तो सर छोटा सा मास है डीएम, और इसका लेंथ तो मान लो भाई डीएम कितना, डीएक्स। तो क्या डीएम बाई डीएक्स हो जाएगा। अब बताओ डीएम की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, लैम्डा इंटू डीएक्स। अगर ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट करें तो भी अभी कोई बात बना नहीं, क्योंकि सर थीटा आ रहा है और dx आएगा। अब तो dx भी हटाएं, dx कैसे हटेगा, ध्यान से सुनो। कितना ऊपर गए हो, थीटा, तो यहाँ पे आर्क बना है तो इसका एंगल क्या कहला सकता है, डी थीटा। तो क्या मैं यहाँ पे ये जो तुम्हें आर्क ऐसे दिखाई दे रहा है, इस आर्क में ये लेंथ कितना है, dx, ये रेडियस कितना है और एंगल कितना है, तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। क्या यही होता है क्या। तो यहाँ से dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r d थीटा। क्या रख दें यहाँ पे, देन dm इज इक्वल टू लेमडा, dx की जगह पे क्या मिल गया, dm। अब उठा के रख, देन वाई सी एम इज इक्वल टू 1/m, 0 से लेके पाई r साइन थीटा, और dm की जगह पे क्या रखना है, लेमडा r d थीटा। जो जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लें, वाई सी एम 1/m, बाहर देखो r लेमडा, लेमडा भी कांस्टेंट, बस केवल क्या बचा, साइन थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई तक, बस साइन थीटा बचा है और डी थीटा, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन आ गया कॉस थीटा माइनस में 0 से लेके पाई। देन वाई सी एम इज इक्वल टू आर स्क्वायर लेमडा बाई एम। कॉस थीटा अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या माइनस कॉस पाई, और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा 0। कॉस 0 कितना होता है 1, और कॉस पाई कितना होता है -1, तो 1 1 मिलके कितना हो जाएगा, अरे -1 इसकी वैल्यू होती है और माइनस ऑलरेडी लगाया तो क्या +1 हो जाएगा, और प्लस और cos 0 तो 1 ही होता है, तो क्या 1 1 2 हो जाएगा। देन हम क्या लिख सकते हैं इसको, 2r स्क्वायर लेमडा अपॉन m। ये क्या मिला, वाई सी एम। क्या यही आंसर है, नहीं। देखो लेमडा तो हटाना पड़ेगा, पूरे रिंग के लिए लेमडा की वैल्यू कितनी है, m अपॉन पाई आर। तो रख दें यहाँ पे m अपॉन में पाई आर, क्या r से कार चला जाएगा, m से m चला जाएगा, देन 2r अपॉन पाई। क्या यही है सेंटर ऑफ मास। y एक्सिस में कितना ऊपर जाना पड़ा है हमें, 2r अपॉन पाई। मेन फार्मूले से ही मतलब था, मगर कॉन्सेप्ट समझना तो बहुत ज़रूरी है, बिना कॉन्सेप्ट के तो वहाँ पहुँच ही नहीं पाओगे, ठीक है। इतना अगर सोच सकते हो यहाँ तक तो ठीक है, आप फार्मूला देख लो, मगर बीच में अगर कहीं भी कुछ मैंने इससे क्वेश्चन बना दिया तो आपको पहले प्रोसीजर आना चाहिए कि रिंग रहेगा तो यही कॉन्सेप्ट लगेगा, सेमी सर्कुलर रिंग रहेगा तो चाहे कैसा भी हो कॉन्सेप्ट यही लगेगा, ठीक है। चलो ये तो हो गया, दूसरे फिगर पे आते हैं। अभी क्वेश्चन करा देंगे इसमें, अब एक ही दिन ये पूरा पढ़ा देंगे तो मुझे पता है कि ये थोड़ा सा हेक्टिक कर देता है कॉन्टीन्यूअस मास सिस्टम, इसीलिए मैंने बोला आपको मैं 2 3 4 बता देता हूँ, जो भी बाकी आप घर पे जाके इसको पढ़िएगा, फार्मूला बस नोट कर लीजिएगा कॉपी में।
चलिए दूसरा क्या बताया जाए, रिंग हो गया, इसी रिंग टाइप का ही ले लो, चलो डिस्क ले लो, सेमी सर्कुलर डिस्क लो। सेमी सर्कुलर लेने का मतलब समझ गए होगे क्यों सेमी सर्कुलर ही ले रहे हैं, क्योंकि अगर मैं पूरा डिस्क लेता तब तो सेंटर ऑफ मास सेंटर पे ही होता ना उसके, तो वो निकालने की क्या ज़रूरत है। बट सेमी सर्कुलर होगा तब तो शिफ्ट करेगा ना, ऊपर नीचे जाएगा, तो ऊपर नीचे जाएगा तो कितना जाएगा हमें वो निकालना पड़ेगा, सेमी सर्कुलर डिस्क का। डिस्क और रिंग में अंतर होता है भाई, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ऐसे ऐसे मास फैला है, अब बना नहीं रहा हूँ, बस समझ जाना, पूरा मास अंदर बैठा हुआ है, एरिया पे बैठा हुआ है। तो इसमें तो ऐसा नहीं है वाई वाई नहीं कट कर सकते। चलो ये आर दिया है तो सर ऐसा कर लेते हैं, इस पे एक पतला सा रिंग कट करते हैं। अब इसमें हम डीएम जो कट किया ना वो खुद एक एलिमेंट है, डीएम यहाँ से यहाँ तक तो इसका रेडियस कहलाएगा आर, और ये कितने पे होगा ये सर, ये होगा वाई, और वाई कितना होता है 2r/पाई, तो वाई हो जाएगा 2r/पाई। थोड़ा बड़े में लिखते हैं, यहाँ वाई है और ये वाई होगा 2r/पाई। पहले कर लो, ये हो गया, नोट हो गया, थोड़ा उस पर अब बस मैं एक दो करा के आपको फार्मूला लिखवाऊंगा, आप बस एक बार देख लो, समझ लो। सुनिए, अगर हमारे पास डिस्क है ना, तो डिस्क है तो डिस्क का मतलब होता है कि सर उसके पूरे एरिया पे, ये देखिए पूरा डिस्क था, ये पूरे एरिया पे ऐसे मास फैला हुआ है, पूरे इसके एरिया पे मास फैला है। तो मैं क्या करूँगा सर, एरिया पे मास फैला है ना, तो ऐसा नहीं है कि इसके ऐसे लेंथ पे मास फैला था, इसके पूरे बीच में भी फैला है इस वाले में। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक छोटा सा रिंग कट करेंगे ऐसे, ये रिंग ऐसे कट करेंगे तो रिंग है ये। अब रिंग का सेंटर ऑफ मास तो होगा, देखो ध्यान से, इसका पूरे का रेडियस कितना है कैपिटल आर, और जो रिंग कट करोगे उस रिंग का भी तो रेडियस होगा, उस रिंग का रेडियस कितना लिया जाएगा स्मॉल आर, तो मैंने रिंग का रेडियस ले लिया स्मॉल आर। अच्छा सर, इस रिंग का रेडियस अगर स्मॉल आर है तो इसका सेंटर ऑफ मास कितने पे लाई करेगा, तो सर अभी रिंग का निकाले तो है, कितने पे लाई करता है 2r/पाई पे, तो 2r/पाई पे लाई करा दिए हैं, मतलब y की वैल्यू कितनी है 2r/पाई। अब सर इससे क्या फ़ायदा होगा, तो थोड़ा ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, मैं बोल रहा हूँ कि हमें फ़ायदा ये होगा, तुम खुद सोचो, जैसे ऐसे सोचो, ये एक डिस्क है, पूरा डिस्क है, इसमें मैं ये फिगर मिटा दूंगा अभी, बस समझना, ये डिस्क था पूरा ऐसे भरा था, पूरा एरिया मतलब इसके सरफेस पे बैठा है, पूरे सरफेस पे मास है, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा रिंग कट किया, फिर एक छोटा सा, फिर एक छोटा सा, फिर एक छोटा सा, ऐसे कट करते 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 जीरो से स्टार्ट किया हूँ, और उसके रेडियस को बढ़ाते 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 कितना तक ले जाएं, आर तक, कैपिटल आर तक। इसी स्मॉल आर को बढ़ाते बढ़ाते कितना तक ले जाएंगे, कैपिटल आर तक। तो क्या ये पूरा डिस्क कवर हो जाएगा, होगा ना, ये पूरा डिस्क ऐसे होते 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 एक समय क्या इसके बराबर आ जाएगा। समझ गए इतनी बात, तो बस वही खेल है इसमें भी। हम यहाँ पे जैसे छोटा सा मास डीएम कट कर रहे थे, हम यहाँ डीएम नहीं कट कर सकते क्योंकि भाई इसमें पूरा एरिया पे बैठा था, इसीलिए मैंने एलिमेंट कट कर लिया। तो एलिमेंट बना इसमें रिंग, और रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो एक का होगा 2r/पाई। क्या यही r तो वेरी करता जाएगा, पाई और 2 थोड़े वेरी करेगा, वेरी कौन करेगा r, तो r वेरी करेगा तो सबका y अलग अलग वेरी करेगा, और उसी y को इंटीग्रेट कर देंगे, कहाँ से, 0 से लेके r तक। समझ गए इतनी बात। तो फिर इसमें सर क्या निकालना है, YCM, तो सर YCM इसमें कितना होगा, तो y dm अपॉन में dm, और dm को क्या लिख सकते हो 1/m लिखा जा सकता है ना इतना। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है,
जीरो से लेके आर तक। चलिए आई वैल्यू रख दीजिए वाई सी एम 1/m। बताइए वाई की वैल्यू कितनी आई है? अरे ऊपर लिखा है 2r/पाई, इनटू में क्या है dm। अब बताओ क्या इंटीग्रेट कभी कर पाओगे? पहले तो r है सर, पहले क्या है r है, r को पहले हटाइए क्योंकि dm, या तो r को हटा दीजिए या तो dm को हटा दीजिए। तो dm हटाना आसान होता है, dm हटाने के लिए तुम देखो किस पे जाओगे, यहाँ जाएंगे सिग्मा के पास, क्योंकि सरफेस एरिया पे मास फैला हुआ है। तो बताइए सर dm पहले तो पूरे के लिए लिखते हैं, इसको इक्वेशन बना लेते हैं पूरे के लिए, मतलब पूरे डिस्क के लिए। पूरे डिस्क के लिए सिग्मा कितना होगा? मास अपॉन एरिया। एरिया कितना होता है? पूरे डिस्क का होता तो क्या पाई आर स्क्वायर बाय होता, बट आधा है तो पाई आर स्क्वायर बाई, तो क्या 2 कहाँ चला जाएगा? ये तो पूरे रिंग का हो गया, पूरे डिस्क का हो गया। मगर जो तुम केवल कट किए हो उसके लिए लिखोगे तो क्या छोटा सा सिग्मा होगा, मतलब वो सिग्मा सिग्मा ही है, बट मास कौन सा अब लिया जाएगा? अरे dm मास है ना ये पूरा, ये जो कट किए वो कितना मास है? dm। और इसका एरिया, एरिया क्योंकि नीचे तो एरिया होगा ना, एरिया को क्या लिख दिए da। तो ये da कैसे निकालोगे? बस मुद्दा यही है, यहीं से dm मिलेगा। dm इज इक्वल टू सिग्मा इंटू da। सर da अब आ गया, da रखने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, तो da को हटाओ। अब देखो मैं कैसे da को हटा रहा हूँ। मैंने जो रिंग कट किया था उस रिंग को खोल दिया, इस रिंग को ऐसे खोल दिया। जब खोला तो क्या हुआ? इसका लेंथ मिल गया। कितना मिला सर? रेडियस कितना है? अरे आर है तो लेंथ क्या पाई आर होगा? लेंथ कितना होगा? पाई स्मॉल आर। और सर देखिए ध्यान से, ये आर डिस्टेंस आगे चले हैं आप, कितने डिस्टेंस चले हैं? आर, तभी तो ये मिला है हमें। तो क्या इसको डी आर ले सकते हैं? मतलब इसकी विड्थ कितनी है? डी आर। तो एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, तो क्या पाई आर इंटू डी आर होगा। ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दें, देन डी एम इज इक्वल टू सिग्मा, और डी ए की जगह पे कितना हो जाएगा? पाई आर डी आर। क्या डी एम मिल गया? अब उठा के इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट करिए, देन वाई सी एम इज इक्वल टू कितना है बाहर? 1/m इंटीग्रेशन 0 से लेके r तक, और यहाँ 2r/ कितना है? पाई। बट ध्यान से देखो dm की जगह पे क्या रखना पड़ेगा? सिग्मा पाई आर डी आर, सिग्मा पाई आर डी आर। क्या पाई से पाई कट जाएगा? कट गया ना। r और r कितना हुआ? आर स्क्वायर, और 2 कहाँ आ जाएगा? बाहर। तो 2 बाहर आ गया, और m चल ही रहा है, और सिग्मा बाहर आ गया, पाई से पाई कट गया, कितना बचा है? ओनली आर स्क्वायर इंटू में डी आर। आर स्क्वायर के इंटीग्रेशन तो आता होगा, r³/3, 2 सिग्मा अपॉन m, r³/3, 0 से लेके r तक, तो 2 सिग्मा अपॉन m, और क्या ये होगा? कैपिटल r³/3, बाकी तो 0 ही कर देगा। अच्छा सर, अब सिग्मा की वैल्यू पूरे डिस्क के लिए 2m अपॉन पाई आर स्क्वायर रख दीजिए। 2 सिग्मा की जगह पे क्या रखेंगे? 2m अपॉन पाई आर स्क्वायर, इनटू में क्या है? m, r³ अपॉन में 3। जो काटना पीटना है काट लीजिए, m से m कट गया, r स्क्वायर से r³ कटेगा, जो 2 1 बच जाएगा, तो 2 2 जा 4r, और नीचे 4r अपॉन 3 पाई। यही है इसका सेंटर ऑफ। अब आप देख लो, अब समझ लो कि आप कॉन्सेप्ट अगर समझे हो तभी क्वेश्चन आसान बनेंगे। फॉर्मूला याद है, ठीक है, मैं मानता हूँ फॉर्मूला याद है, कर लोगे, छोटे छोटे क्वेश्चन हो जाएंगे। बड़े क्वेश्चन जब जहाँ फिगर बना के दे दिया, कुछ बोल दिया, समझा दिया, क्वेश्चन बिगड़ जाएगा। जैसे भी ये क्वेश्चन कराते हैं आप, अभी तो पहले नोट कर लें। आपको अगर प्रॉब्लम है, मैं एक बार अभी रिकॉल कर दे रहा हूँ, इसको नोट कर लो, डिस्क को फिर से मैं एक बार रिकॉल कर दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, आप एक बार नोट करिए।
जाओ। हटा दे भाई, इधर का हटा देते हैं। अब इसमें क्वेश्चन जो बनेगा, क्वेश्चन एक आध पहले कर लेते हैं, दो ही पढ़ाना भी। चलो ठीक है क्वेश्चन। अच्छा, रॉड पढ़ ही लियो। मैं सेमी सर्कुलर रिंग से इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि मैं कल रॉड आपको बता दिया था, ठीक है। तो रॉड आप देख लेना, रॉड में कहानी वही रहेगी। डिस्क कुछ भी ले सकते हो, देख लो। जिनको अगर नहीं समझ में आया एक बार समझ लो, पहले बात समझ लो ये कि कैसे आया है ये। देखो थोड़ा जल्दी करो। मेरे को एक डिस्क दिया गया था, मेरे से बोला गया इसका सेंटर ऑफ मास कितना होगा, बट डिस्क अगर पूरा कंप्लीट होता तो सेंटर ऑफ मास इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होता। बट ज्योमेट्रिकल सेंटर इसलिए नहीं हुआ बिकॉज ये सेमी सर्कुलर डिस्क है, तो आधा डिस्क है, तो सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस में तो यहीं सेंटर पे होगा, मगर वाई एक्सिस में कुछ ऊपर जाएगा। सर पता नहीं कितना ऊपर जाएगा, निकालना है। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि भाई पूरे एरिया पे मास फैला हुआ है, तो मैं इसमें कहीं ऐसे छोटा सा डीएम नहीं कट कर पाऊँगा। मैं इस डीएम को कट करने के लिए क्या करूँगा, एक एलिमेंट कट करूँगा। वो एलिमेंट मैंने रिंग ले लिया। मैंने जब रिंग लिया उस एलिमेंट को, तो मुझे समझ में आया कि भाई इसका सेंटर, पहले तो जब भी रिंग लोगे तो देखो इस पूरे डिस्क का रेडियस आर है और इस रिंग का रेडियस तुम्हें मानना पड़ेगा। तो मैंने मान लिया स्मॉल आर है। अब इसका सेंटर ऑफ मास कहीं पे होगा, केवल रिंग का, तो रिंग का सेंटर ऑफ मास ये होता है 2r/पाई। अभी आपने प्रूव किया है, ठीक है। तो अब हम बोलेंगे कि केवल सर इस पे बात करिए, केवल इस पे, तो इस पे बात करेंगे तब तो ये हो गया। बट आप देख रहे हो, मैंने आपको बताया कि ये छोटे से उठते उठते ये रिंग क्या बड़ा होता जाएगा, और तब तक चलेगा जब तक इसके बराबर ना हो जाए। मतलब यही आर जीरो से बढ़ते बढ़ते कैपिटल आर के बराबर होना है। तो इसका मतलब क्या, छोटे छोटे रिंग कटते 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 जाएंगे, बड़े होते जाएंगे। तो हम इसी को इंटीग्रेट कर देंगे, मतलब जो y मिला है यही y dm होगा, और y की जगह पे वैल्यू रख के इंटीग्रेट करना है। बट ध्यान ये है कि सर वेरिएबल तो r है, बट ये डेरिवेटिव dm आ रहा है, तो dm को हटाना पड़ेगा। तो इसको इक्वेशन बना के छोड़ देंगे। हटाने के लिए हम इन्हीं की तीन के पास जाते थे जो यहाँ लिखे थे। तो इसमें हमें देख रहे हैं एरिया पे मास फैला है, तो सिग्मा के पास जाएंगे। पूरे डिस्क के लिए लिखेंगे तो सिग्मा होता है मास पर यूनिट एरिया। तो एरिया पूरे सेमी सर्कुलर का होता है πr²/2, 2 चला जाएगा ऊपर। अच्छा, बस जो ये छोटा सा रिंग कटा है इसका कितना होगा डीएम, तो सिग्मा इज इक्वल टू डीएम अपॉन इसका एरिया होगा। और सर इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो मैंने बोला ये आर डिस्टेंस तक गया है, तो ये जो डिस्टेंस दिख रहा है क्या डी आर होगा। तो मैं इसको अगर पकड़ के ऐसे खोल दूँ तो क्या ये रॉड बन जाएगा, तो रॉड बनेगा तो लेंथ होगा, और ये क्या होगा ब्रेथ। तो लेंथ कैसे निकलेगा, तो सर इसका रेडियस आर है, तो सरकमफियरेंस ही उसका लेंथ कहलाता है। तो सरकमफियरेंस पूरे रिंग का 2πr होता है, तो आधा है तो केवल कितना होगा πr, और ब्रेथ हो जाएगा dr। अब लेंथ इंटू ब्रेथ, क्या एरिया da मिल गया है, da इज इक्वल टू πr/dr। ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दें, तो dm की वैल्यू सिग्मा πr/dr। अब ये वैल्यू फाइनली मिल गई है, उठा के यहाँ रख देंगे dm, तो dm की जगह रख दिया ये वैल्यू। अब इंटीग्रेशन आपको आता है, जो कांस्टेंट है सिग्मा 2 कांस्टेंट था, बाहर आ गया, m ऑलरेडी था, अंदर बचा r²dr। इंटीग्रेट होगा, ये बनेगा अपर लिमिट लोअर लिमिट में 0। सिग्मा की वैल्यू रख देनी है जो कि ये है 2m/πr², m से m गया, r² से r², 2 2 जा 4r, और नीचे बचा 3π। ठीक है, बस यही था। अब सोचो, जैसे मान लो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन क्या कहते हैं, रॉड का बताया था, याद होगा रॉड का l/2 आया था किसी रॉड का लेंथ अगर l है तो l/2 पे आया था। अभी कल इसका पहला क्वेश्चन वही था, हम तीसरे पे पहुंच गए हैं, ठीक है। तो अगर मान लो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, एक रॉड है
जिसका लेंथ कैपिटल एल है, ठीक है, कैपिटल एल है, और इसके लेमडा की वैल्यू 4x है, फाइंड द सेंटर ऑफ मास। निकालिए। एक रॉड जिसका लेंथ L है और लेमडा इसका 4x है। लेमडा मैंने दे दिया, अब बताओ। लेमडा तो तुम मानते थे ना, मास पर यूनिट लेंथ, यही होता था। मैंने इसका लेमडा दे दिया, कितना दे दिया है, 4x है। तो बताइए इसका सेंटर ऑफ मास क्या है। थोड़ा सोचो एक बार, देखो, 1 मिनट टाइम लो, देखो। हम आपसे नहीं कह रहे तुरंत आप आंसर दे दो, आप देखो आप कर पाओगे कि नहीं पहले, क्योंकि मैंने आपको डेरिवेशन बताने के पीछे मेरा रीज़न है, नहीं तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करता है डेरिवेशन बताने में। आपको बस केवल इस फॉर्मूले से ही मतलब है, मुझे पता है, बट फॉर्मूला तभी मतलब है जब डेरिवेशन आएगा, नहीं तो देखो अभी आप यहीं पे गिर जाओगे, समझ नहीं पाओगे कि कैसे होगा ये। बोलो। नहीं आया, सुनो, भूल जाओ लेमडा, भी लेमडा 4x दिए हैं, भूल जाओ 1 सेकेंड के लिए इसको। बताओ रॉड का जब तुम क्या निकालते हो, सेंटर ऑफ मास निकालते हो, तो क्या एक्सियम आता है? ऐसे रखे तो एक्सियम ही आएगा। सर एक्सियम में किसको इंटीग्रेट करते थे हम लोग, एक्स, अरे dx होता तो फॉर्मूला सर एक्स dm होता था, और dm की वैल्यू निकालते थे ना, तो dm क्या होता था, याद करो। dm कैसे निकालते थे सर, लेमडा इज इक्वल टू dm अपॉन dx, तो dm इज इक्वल टू लेमडा इंटू dx। तो क्या रख दें यहाँ पे, तो कितना रखा जाता था, लेमडा इंटू dx। इंटीग्रेशन 0 से लेके कहाँ तक चलते थे, L तक होता था। देन x, अब लेमडा बाहर निकाल लेते थे और x को इंटीग्रेट कर देते थे। क्या अब लेमडा बाहर निकल जाएगा, लेमडा की वैल्यू कितनी है, 4x, और x कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर होगा। समझ गए, समझे बात कि फिर से बताऊं ये, यहाँ से जब तुम इसको सॉल्व करते थे तो लेमडा को बाहर निकाल लेते थे और इंटीग्रेशन करते थे, तो x का इंटीग्रेशन क्या आता था, एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से लेके L तक, तो अपर लिमिट लोअर में तो 0 ही होगा। तो लेमडा L स्क्वायर बाई 2, और लेमडा की वैल्यू कितना है पूरे रॉड के लिए, तो मास पर यूनिट लेंथ मिली है ना, तो पूरे रॉड के लिए मास पर यूनिट लेंथ यही होता है। इसमें कुछ वैल्यू कटेगी क्या, m आएगा क्या, m के टर्म में आ रहा है, तो m कटा नहीं, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 1 सेकेंड रुकना। अच्छा, अरे m ऑलरेडी बाहर चलता है, एक फॉर्मूले में रहता है, तो m यहाँ रहेगा, m से m कट जाएगा, l से l कट जाएगा, आंसर कितना आ गया, L/2। तो ये तो तुमने पढ़ा था तब, जब ये लेमडा की वैल्यू तुम्हें गिवन न थी, अपने मन से तुमने माना था मास पर यूनिट लेंथ, बट हमने अपने मन से नहीं, हमने दे दिया, आप लेमडा स्पेसिफाई कर दिया कि ये है। तो बताओ क्या लेमडा निकालोगे बाहर, नहीं, लेमडा की वैल्यू यहीं पुट करोगे, क्योंकि ऑलरेडी उसमें वेरिएबल है, एक्स ही तो वेरी कर रहा है, तो वेरिएबल है तो लेमडा की वैल्यू रखोगे। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट बिगड़ जाएगा ना, अगर फॉर्मूला केवल पढ़े होते तो क्या सॉल्व कर पाते, नहीं, क्या बीच का ही पार्ट तो लिया गया है इस डेरिवेशन के अंदर से। तो ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ समझना था कि लेमडा की वैल्यू यहीं पे रख देनी थी सर। तो लेमडा की वैल्यू यहीं पे अगर हम रख देते तो क्या 4x स्क्वायर होता, इनटू में क्या होता dx, अब 4 तो बाहर आ जाएगा, और सर dx एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब हो गया था ना, एक्स क्यूब हुआ था ना, तो एक्स क्यूब का, अच्छा पहले x था और 4x रख दिया तो स्क्वायर ही होगा, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या एक्स क्यूब बाई, सही होगा, और लिमिट 0 से लेके अभी भी कहाँ तक चलेगी, L तक ही, तो अपर लिमिट लोअर में तो 0 ही होगा। देन 4L क्यूब अपॉन
3m, यही होगा। और देखो थोड़ा ध्यान से देखना, 3m ये चला, तो क्या इसमें m का टर्म कटेगा? नहीं। क्या m का टर्म कटेगा? अरे नहीं, जो फॉर्मूले में m चल रहा है वो तो चलते आएगा। तुम लेमडा में m आता था तो सर m से m कट जाता था, यहाँ तो लेमडा की वैल्यू ऑलरेडी m के टर्म में दी ही नहीं है, तो m आंसर में आएगा। तो इसका मतलब क्या ये आएगा हमारे पास आंसर 4L³/3m। समझ गए हो इतनी बात? यही इसका सेंटर ऑफ मास है। अब मास दिया होता तो रख देते, लेंथ दिया होता तो नया सेंटर ऑफ मास मिल जाता। एल की वैल्यू में अगर नंबर में देता और इसका टोटल मास देता तो क्या निकल जाएगा। अब इसी तरह मान लो यहाँ पे तुम लेमडा जो मान रहे हो, ये लेमडा ये है, सॉरी सिग्मा ये है, मान लो सिग्मा की वैल्यू मैं आर के टर्म में दे दूँ ऑलरेडी, तो क्या एकदम हौच पौच नहीं हो जाओगे कि क्या करना है सर, इसमें फॉर्मूले में कहाँ रखेंगे, कैसे रखेंगे? पता है किस स्टेप पे तुम्हें जाना है? सिग्मा की वैल्यू जहाँ तुम पुट किए हो, जहाँ से तुम बाहर निकाले हो, उसी स्टेप तक तुम्हें जाना पड़ेगा। और उस स्टेप तक जाने तक क्या इतना सब करना पड़ेगा? क्योंकि ये तो याद नहीं रहेगा, याद तो यही रहेगा बस, ये थोड़े याद करके बैठ पाओगे। कुछ भी गलत होगा तो सब गलत होगा। तो यहाँ से ये तक जाना पड़ेगा, और यहाँ सिग्मा की वैल्यू जो अब मैं दिया हूँ आर के टर्म में रखोगे, इंटीग्रेट करोगे, तब नया सेंटर ऑफ मास आएगा। इसीलिए डेरिवेशन बताना ज़रूरी है, और यही जेई में होता है। नीट में तो ठीक है, फॉर्मूले पे काम चल जाएगा। ठीक है भाई, चलो एक और फिगर बता दें। क्या बता दें? टाइम है अभी, चलो ये हटाते हैं। एक ले लो, बस एक फिगर ले लो, जो भी है, तीसरा चौथा जो भी नाम लेना। ट्रायंगुलर लेमिना, इसके हेल्प से कोण भी निकाल सकते हो, भी बताया। लेमिना है, ध्यान देना, लेमिना का मतलब समझ रहे हो ना, एरिया पे मास फैला हुआ। ठीक है, चलिए तो ऐसा करते हैं, ये लेमिना है तो इसका हाइट दिया होगा, कितना हाइट है? h। ठीक है, और सुनो, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। आप अगर पहली बार कर रहे हो तो आपके लिए तो एकदम बिल्कुल लगेगा टिपिकल है, बट सुनो पहले ध्यान से, कुछ टिपिकल नहीं है। मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, मेरे दिमाग में आ गया सर। देखिए, अगर एकदम यहाँ पे एक्सिस बना देंगे ना, तो एक्स एक्सिस का तो सेंटर ऑफ मास यहीं होगा, अरे इसी ओरिजिन पे ही होगा। मगर क्या वाई एक्सिस में तो ऊपर जाएगा, तो बस वाई एक्सिस का निकालना है। ये तो समझ में आ गया वाई एक्सिस का। तो सर वाई एक्सिस का निकालना है, तो वाई एक्सिस का फॉर्मूला क्या होता है? 1/m इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम, यही तो होता है। बस वाई और डी एम निकाल के रख दें, इंटीग्रेट कर दें, आ जाएगा। बट सर वाई डी एम ही निकालने में तो इतना लंबा लंबा हो जा रहा है वो। तो ठीक है, वाई डी एम निकालने में हो रहा है, बट कॉन्सेप्ट तो मैथ्स के ही लगने वाले हैं। देखिए थोड़ा ध्यान से, अगर मान लीजिए ये बेस देखिएगा, ये आइसोस्केलेन ट्रायंगल है, मतलब ये दोनों साइड सेम है। अगर बड़ा छोटा होता तो ये एक्स पे नहीं होता, ओरिजिन थोड़ा इधर उधर शिफ्ट हो जाता। ओरिजिन का मतलब एकदम बीचों बीच तभी लिया जब ये इक्वल है। तो ये टोटल अगर मान लो 10 है तो इतना क्या 5 रहा होगा, तो क्या मैं इसको r मान लूँ? अभी समझो मैं क्यों मान रहा हूँ, बस इसलिए क्योंकि मुझे करना क्या है, मुझे y एक्सिस में जाना है। और पता है y एक्सिस में जाने के लिए मैं एक काम करूँगा, एक पतला सा ऐसा रॉड लूँगा, इस नीचे वाले हाइट से स्टार्ट करूँगा उसको काटना, और ऐसे पूरा मास अंदर फैला हुआ है ना, तो ऐसे काटते 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 क्या ऊपर तक पहुँच जाऊँगा? क्या पूरा ये ख़त्म हो जाएगा? और ये जो छोटा सा ऐसे रॉड कट कर रहा हूँ, इस रॉड को देखो, ध्यान से देखना, क्या इसमें आर धीरे 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 क्या छोटा होता जा रहा है, और क्या उसका एच धीरे 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 क्या बड़ा होता जा रहा है? मतलब दो वेरिएबल है सर, एक आर भी और एक एच भी। अभी तक तो हम देख रहे थे एक ही चीज़ बढ़ घट रहा था,
जैसे इसमें केवल क्या बढ़ रहा था, यही आर ही तो बढ़ रहा था, इसमें देख रहे हो आर के साथ आर छोटा हो रहा है तो एच क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। मतलब इसमें थोड़ा सा बस दिमाग यही लगाना है, और ट्रेंगल है तो हो जाएगा सर, क्योंकि ट्रेंगल में हमने सिमिलैरिटीज पढ़ी है, चीज़ एक चीज़ को दूसरे से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो बस यही तुम्हें समझना है कि इसमें ये जो नीचे चीज़ें हैं ना, पहले सब मिटा दो। अब इसमें तुम छोटा सा पहले एक जगह कहीं रॉड कट करो, ये तो कॉन्सेप्ट था। अब तुम कहीं एक जगह रॉड कट करोगे, यही तो कट करोगे। अब इसको ये बीच वाली लाइन ऐसे बना लो। क्या ये लाइन ऐसे हमने बना दिया तो ये कितना रहा होगा, ये आर है तो क्या इसको स्मॉल आर मान लें, मान लें। अच्छा, कितना हाइट ऊपर जाके कट किए हो, वाई, अरे यही तो वाई है, वाई। तो सर ये बचा हुआ कितना होगा, h माइनस वाई, सब मिल गया। अब ये ट्रायंगल भी समझ में आ गया होगा। सिमिलरिटी तो ऐसे दिख रहा है RHS लगा के, अरे राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या ये छोटा ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल के सिमिलर है? हाँ सर, देखो ध्यान से, क्या दोनों के कॉमन एंगल है, और दोनों में ये एंगल कितने कितने डिग्री का है, 90। तो RHS या डबल ए दोनों से सिमिलर हो सकता है, और सिमिलर होता है तो क्या होता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, दिस अपॉन दिस क्या लिखा जा सकता है, होगा ना, अरे इसका बेस अपॉन बड़े वाले का बेस, हो गया सर। छोटे वाले का हाइट अपॉन बड़े वाले का हाइट, तो छोटे वाले की हाइट कितनी है, अपॉन बड़े वाले की हाइट। क्या यहाँ से स्मॉल आर मिल गया? देखो मैं बोला ना कि मेरे दो वेरिएबल था, एक को हटाना था, तो क्या मैं स्मॉल आर भी वेरिएबल था और एच भी था, तो क्या मैं आर को यहाँ से अब हटा दूँ, देन आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एच माइनस वाई अपॉन एच इंटू में, क्या एच और आर के टर्म में आ गया, आ गया, और y तो तुमने माना ही है, ठीक है। तो अब चलो इसको इंटीग्रेट करते हैं, देन वाई सी एम इज इक्वल टू 1/m, वाई और dm की जगह पे फिर फंस गया सर, तो वही dm निकालना पड़ेगा, पहले तो ये लिख लो। अब dm बताओ किसका, पूरा इस लेमिना में एरिया पे फैला है, तो क्या सिग्मा लिया जाएगा, सिग्मा क्या होता है, मास पर यूनिट एरिया। अब ट्रायंगल का एरिया क्या होगा सर, हाफ बेस, बेस कितना है, आर नहीं, आर बस छोटे का है, पूरे का 2r इंटू हाइट, क्या 2 से 2 कट गया, देन सिग्मा कितना आया, m अपॉन, ये पूरे ट्रायंगल का है। हमें तो इस रॉड का भी सिग्मा छोटा सा चाहिए, क्योंकि इसका मास कितना लिया होगा आपने, dm लिया होगा ना। तो बताइए भाई, और ये देखो कितना ऊपर जाके काटे हो y, तो क्या इसका विड्थ भी होगा कितना, dy, समझ रहे हो। तो बताओ सिग्मा अब कितना होगा इस रॉड के लिए, सर सिग्मा इसमें देखिए अगर निकालें तो इसका मास और एरिया डी, ठीक है। चलिए dm इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, मिल गया, बट कोई फ़ायदे की चीज़ में अभी नहीं है क्योंकि dA आ रहा है। क्या dA हटाएं, dA मतलब ये रॉड, इस रॉड का एरिया r और r, क्या 2r लेंथ हो गया, और विड्थ कितना माने हो, dy माने हो, अरे विड्थ कितना माने हो इसका, dy, और लेंथ कितना हो गया 2r, तो क्या dm इज इक्वल टू सिग्मा 2r लेंथ और ब्रेथ कितना dy। क्या ये वैल्यू यहाँ पुट किया जाए, देखो क्योंकि वैल्यू में y ही तो बढ़ते बढ़ते किसके बराबर जा रहा है, h, तो वेरिएबल तो y है ना, और y के साथ क्या आना चाहिए था, dy, तो ला दिया हूँ मैं, रखो वैल्यू सिग्मा 2r dy। बट मुद्दा यही बता रहा था, और कहाँ से इंटीग्रेट करना था, इस y को 0 से उठाना था और कहाँ तक ले जाना था, h तक। यही मुद्दा था कि जब ये तुम रखते ना dm की वैल्यू तो कहाँ फंसते, सर y वेरिएबल है, dy आ रहा है, मगर क्या स्मॉल r भी तो वेरी कर रहा है, तो क्या स्मॉल r को हटाने का तरीका पहले से निकाल के बैठे हैं, क्या ये उठा के यहाँ पुट कर देंगे, क्या स्मॉल r हट जाएगा। अब देखो हटेगा तो क्या होगा, वाई सी एम इज इक्वल टू 1/m 0h, वाई छोड़ दीजिए, सिग्मा अभी सब अंदर रहने दीजिए, कुछ बाहर नहीं निकालना है,
टू रहने दीजिए और स्मॉल आर की जगह पे क्या ये रख देंगे, क्या है ये h माइनस वाई अपॉन एच इंटू में r, क्या हट गया, और ये इंटू में डी वाई। अब क्या कांस्टेंट दिख रहा है तुम्हें, बहुत दिख रहा है सर, सबको बाहर निकालते हैं। 2 दिख रहा है, सिग्मा दिख रहा है, अरे ये r तो फिक्स ही रहेगा, तो r दिख ही रहा है, ठीक है, अरे दिख रहा है ना यार। और नीचे क्या है, क्या ये भी आ जाएगा, और क्या बाहर चल रहा है m, इंटीग्रेशन 0 से लेके, तो केवल क्या बचा y और h माइनस, इसमें से ऐसा नहीं कि h को निकाल लेंगे, ये एक सेंटेंस है, तो h तो बेस में मल्टीप्लाई है तो h तो बाहर आ ही जाएगा, h माइनस वाई तो बच जाएगा ना, तो क्या लिखेंगे h माइनस वाई इंटू में y और इंटू में डी वाई। समझे भाई? अब सुनो, ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डायरेक्ट यहीं पे करके लिख देता हूँ, एच वाई माइनस वाई स्क्वायर होगा तो कितना हुआ एच वाई माइनस, अब क्या इसका इंटीग्रेशन एक बार इसका कर ही लोगे, कर लोगे ना, तो 2 सिग्मा आर अपॉन एच एम है, इंटीग्रेशन करिए, चलिए इंटीग्रेशन करिए, पहले इसका करिए, एच वाई में क्या बाहर आ जाएगा, y का इंटीग्रेशन, अरे क्या बाहर आ गया h, और y का वाई स्क्वायर बाई 2 होगा, वाई स्क्वायर बाई 2 और लिमिट 0 से लेके h तक हो गई, माइनस माइनस, ध्यान से देखिएगा, माइनस ऐसे लिखो, ऐसे ये माइनस y क्यूब हो जाएगा अपॉन 3 और लिमिट 0 से लेके h तक हो गया। अब बस इसमें वैल्यू पुट करो, थोड़ा ध्यान से देखो, अपर लिमिट में तो एच स्क्वायर बाई 2 होगा और बाहर एक एच चल रहा है, तो मल्टीप्लाई करके क्या एच क्यू बाई 2 हो जाएगा, मतलब डायरेक्ट लिख दो इसको एच क्यू बाई 2, और ये तो एच क्यू बाई 3 होगा, 3 होगा, एलसीएम कितना होगा 2 3 जा, क्या ये एच क्यू बाई 6 आएगा, और बाहर क्या चल रहा है, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ एच क्यू बाई कितना है, इसकी वैल्यू 6, इंटू में बाहर है 2, सिग्मा भी रुको हटाओ, सिग्मा m अपॉन इंटू में अभी, और नीचे ये m है, r से r गया, 2h से 2h चला गया, m से m गया, 2 से ये गया, क्या h बाई 3 बचा, यही भाई सी है, h बाई 3 यही आंसर है। y एक्सिस में कितना ऊपर जाना पड़ेगा, h बाई 3, ठीक है भाई, सेंटर ऑफ मास y एक्सिस में h बाई 3 सेंटीमीटर, या जो भी है मीटर सेंटीमीटर जो भी लिए, h की वैल्यू जिसमें गिवन होगी उसमें ऊपर जाना पड़ेगा। मगर ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए, कोन एकदम सेम डिट्टो यही होगा, कोन में पूरी कहानी यही होती है। कोन में 2 तरह के होते हैं, कोन आपने पढ़ा होगा, एक हॉलो और एक सॉलिड होता है। हॉलो होगा तो एरिया पे होगा मास, सॉलिड होगा तो वॉल्यूम में भी भर जाएगा, तो बस सिग्मा की जगह रो ले लिया जाता है, बाकी ये ट्रेंगल व्रेंगल जो भी चल रहा है सब कहानी यही चलेगा, ठीक है। तो बुक में गिवन है, बाकी अब पढ़ना, आप कहोगे तो हॉलो स्पेयर, सॉलिड स्पेयर सबका बता सकते हैं, आप सब कर सकते हो, बस डेरिवेशन करने में टाइम लगेगा, बस यही है। मगर आपको इनसे देखो डरना नहीं है, आप सोच रहे हो कि ऐसा नहीं है, आपको रट जाएगा एक समय के बाद, अगर आप पढ़ रहे हो तो 2 बार 3 बार 4 बार खुद से प्रैक्टिस करो। आपको डेरिवेशन, पहली बात तो देखो नीट में हो तो आपको बहुत ज़्यादा इसके डेरिवेशन से मतलब नहीं है। मैंने आपको बताया कि आपको कॉन्सेप्ट इसीलिए आना चाहिए क्योंकि कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन आप बिल्ड कर पाओगे, समझ पाओगे, वहाँ तक पहुँच पाओगे। नहीं तो डायरेक्ट अगर मैं फॉर्मूला लिखा के क्वेश्चन कराने लगता तो अभी क्वेश्चन पे होते हैं, क्वेश्चन होता हमारा। चलिए आपको एक होमवर्क दे दे रहे हैं, करके लाइए। डीएम की वैल्यू यहाँ पे पुट किया है ना, डीएम की वैल्यू, तो ये नहीं आया, कैसे आया ये नहीं समझ में आया, डीएम कैसे आया,
सुनो भाई, छोटा सा देखो क्या है ना, हम पूरे इस लेमिना का जब सिग्मा निकालेंगे तो मास अपॉन एरिया होगा, और इस ट्रेंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट, तो बेस आर आर 2r और हाइट h है, तो ये हो जाएगा ये। बट हम छोटा सा ये भी तो मास कट किए हैं dm, तो इसका भी तो सिग्मा होगा, तो इसका सिग्मा कितना होगा, तो सर छोटा सा मास अपॉन छोटा सा एरिया। अब ये छोटा सा एरिया इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो सिग्मा इंटू डी। अब ये छोटा सा एरिया इसी का तो है, तो इसका लेंथ कितना है, तो ये लेंथ है r, ये है r, तो टोटल कितना हो गया 2r, और विड्थ कितना है dy, क्योंकि ये रेक्टेंगल ही तो दिखेगा तुम्हें, तो ये टोटल लेंथ कितना हो गया 2r, और विड्थ कितना हो गया dy, तो लेंथ इंटू विड्थ ये मिल गया। यही वैल्यू उठा के पुट किएगा। क्वेश्चन दे करके लाओगे? चलो इस पे नहीं दे रहे, थोड़ा सा चेंज करके दे रहे हैं, अभी लिख लो, लिखो क्वेश्चन एक करके ला। अब आगे ना इस पे जितनी भी चीज़ें हैं सब पढ़ के आना, हम सीधे चलेंगे। अब सेंटर ऑफ मास को थोड़ा सा चेंज करेंगे, बस मोशन वाले क्वेश्चन कराऊंगा मैं उस दिन, थोड़ा सा आगे चलेंगे, सीधे टॉर्क और पढ़ा जाएगा, मोशन के इक्वेशन पढ़े जाएंगे रोटेशनल में, क्योंकि इस पे मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो लाखों क्वेश्चन है। अब कितना करा सकते हो भाई, प्रैक्टिस आपके ऊपर करना है, आप कितना प्रैक्टिस कर सकते हो। लिखिए, अ पार्टिकल ऑफ मास, एक पार्टिकल है जिसका मास है 100 ग्राम एंड 300 ग्राम। A particle of mass 100 gram and 300 gram at a given time have a position किसी गिवन टाइम में, एक मास का पोजीशन अलग होगा दूसरे का अलग होगा। एट अ गिवन टाइम हैव अ पोजीशन कितना है 2i + 5j + 13k, ये 100 वाले का है, एंड 300 वाले का कितना है -6i + 4j - 2k, ठीक है, रिस्पेक्टिवली एंड वेलोसिटी भी दिया है कितना 10i - 7j - 3k, एंड लिखा है यहाँ पे देख लेना, एंड 7i - 9j + 6k मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। डिटरमाइन द इंस्टेंटेनियस पोजीशन उस इंस्टेंट का पोजीशन, इंस्टेंटेनियस पोजीशन, एंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, इंस्टेंटेनियस पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। चलिए सॉल्व करके आइएगा, पढ़ के आइएगा, नेक्स्ट टर्म जो भी है 2 दिन बाद मिलते हैं, ठीक।